गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है दिलकुश शर्मा और क्लास है बीए फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम पेपर सेकंड, राजस्थान का भूगोल। पिछली जो वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान की मिट्टियाँ, राजस्थान की मिट्टियाँ, राजस्थान की मिट्टियाँ। इसके अंतर्गत हमने मिट्टी की डेफिनेशन पढ़ी और फिर मिट्टी की डेफिनेशन जो परिभाषा पढ़ने के बाद में हमने राजस्थान में पाई जाने वाली जो मिट्टियां हैं उनका वर्गीकरण हमने समझा था। वर्गीकरण है दो आधार पर, वर्गीकरण दो आधार पर है। पहला है परंपरागत, आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण। और नंबर दो आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण। परंपरागत जो आधार है वर्गीकरण का, उसके अंतर्गत जो मिट्टियों के जो रंग के नाम से, मिट्टी के रंग के आधार पर उनका हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। जैसे काली है, बलुई है, पीली है, नीली है, जो भी मिट्टियां हैं उनका हम गुणवत्ता एवं उसका जो भौतिक रंग है उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं परंपरागत आधार के अंतर्गत। जो आधुनिक वर्गीकरण है जो विश्व में पाए जाने वाले क्षेत्रों और उनमें पाई जाने वाली जो तत्वों की जो प्रधानता है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। जो किसने, अमेरिकी कृषि संस्था ने, अमेरिकी कृषि संस्था ने, कृषि संस्थान ने इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इसके आधार पर जो राजस्थान की जो मिट्टी है वो मुख्य रूप से 5 रूपों में पाई जाती है, 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके आधार पर मृदाओं में मौजूद गुणों के आधार पर, मृदा में पाए जाने वाले गुणों के आधार पर इनका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। परंपरागत आधार पर वर्गीकरण है और पहला है इसके अंतर्गत जो काली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, वह परंपरागत। और जो आधुनिक वर्गीकरण है जो अमेरिकी कृषि संस्थान के द्वारा मृदा में पाए जाने वाले गुणों के आधार पर इनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। जो मुख्य रूप से राजस्थान की मृदा को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा है। इसमें जो पहला भाग है, पहला भाग है, कितने भाग है, आधार पर 5 भाग है। पहला भाग है एरिडी सोल या एरिडो, एरिडी याद नहीं हो तो एरिडो सोल्स, ठीक। नंबर 2 पे है अल्फी सोल्स, अल्फी सोल्स। फिर आगे आता है एंटी सोल्स, एंटी सोल्स। और नंबर 4 पे आता है, एंटी सोल के बाद में आता है इंसेप्टी, इंसेप्टी सोल्स। और नंबर 5 पे आता है वर्टिसोल, ठीक है। कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं, एरिडोसोल्स, अल्फीसोल्स और एंटीसोल्स और इंसेप्टिसोल्स।
और एक है लास्ट वाला वर्टिसोल, एरी, अल्फी, एंटी, इंसेप्टी, वर्टी। कितने प्रकार है? 5 प्रकार है, एरिडोसोल, अल्फीसोल, एंटी, वर्टी या इंसेप्टी। ये 5 प्रकार है। इन 5 प्रकारों को हम इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए राजस्थान का जब हम मानचित्र बनाते हैं तब इस प्रकार की जो स्थिति है जो हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। ठीक, इसका वर्गीकरण समझने के लिए हमें इसमें से जो मध्य अरावली है इसको इसमें से गुजार देते हैं, इसको इसमें से गुजार देते हैं, जिससे हमारा जो वर्णन है वो अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा कि अरावली के पास में कौन सी मिट्टियां और अरावली के पश्चिम में कौन सी मिट्टियां हैं। तो पहली जो हमारी मिट्टी आती है वो है एरिडोसोल। एरिडोसोल का मतलब हमें लगता है कि एरिड का मतलब होता है थोड़ा सूखा हुआ। एरिडोसोल से यानी जो सूखी हुई जो मिट्टी है उसको हम एरिडोसोल के अंतर्गत लेते हैं। इस प्रकार की मृदा अधिकतर शुष्क जलवायु में पाई जाती है। अधिकतर शुष्क जलवायु में किस में पाई जाती है? अधिकतर शुष्क जलवायु में पाई जाती है। एरिड का मतलब होता है थोड़ा सा सूखा हुआ। सोल्स का मतलब होता है मिट्टी, यानी सूखी हुई मिट्टी। सूखे वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो अधिकतर शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है। इसको हम कहते हैं एरिडोसोल्स। यह है चूरू, सीकर, झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, जालोर जिलों के कुछ क्षेत्रों में मृदाएं विस्तृत हैं। जो चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला जो ये पाली नागौर वाला जो भाग है इसमें इस प्रकार की मृदा पाई जाती है 1 नंबर की। कौन सी? एरिडोसोल्स। ठीक है। इसके बाद इसका उपमृदाकण आर्थिड है। उपमृदाकण का मतलब होता है यदि एक नाम हमने एरिडोसोल्स दे दिया तो इसकी भी शाखाएं होती हैं, इनके भी उपनाम होते हैं, इनके भी छोटे छोटे भाग होते हैं। उनमें है आर्थिड। क्या नाम है? आर्थिड प्रकार की। आर्थिड आर्थिड उपमृदाकण पाया जाता है। उपमृदाकण पाया जाता है। उपमृदाकण पाया जाता है। इसके अलावा जिसके अंतर्गत पेंगो आर्थिड से, टेल्सी आर्थिड से और सोलोथिड से और पेली आर्थिड से राजस्थान में पाए जाते हैं। जो उपमृदाकण है, जो आर्थिड जो उपमृदाकण है, इसके जो उपकण और हैं, इनके अलावा जो और हैं वो मुख्य रूप से कैल्सी आर्थिड से, कैल्सी आर्थिड से इसी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक और नाम लिख लो सोलोथिड से, सोलोथिड से आदि उपमृदाकण इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। और इसमें भी मुख्य रूप से कौन सा है? आर्थिड। उपमृदाकण क्या है? आर्थिड। किसका? एरिडोसोल्स का। और यह अधिकतर शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अब आती है अल्फीसोल। यह है ये वाला जो एरिया है, कौन सा वाला? ये वाला जो पूरा जो एरिया है वो इसके अंतर्गत पाया जाता है। किसके अंतर्गत? अल्फीसोल के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत देखो, झुंझुनू और चूरू के नीचे जो सीकर है, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, जयपुर है, कोटा है, बूंदी है, बारा है और आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और झालावाड़ जिला भी इसके अंतर्गत आता है। ये वाला पार्ट भी इसके अंतर्गत आता है। तो 2 नंबर के क्षेत्र में इस वाले क्षेत्र को और इस वाले क्षेत्र को छोड़कर जो संपूर्ण व्यवस्था है वो अल्फीसोल के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान की जो अधिकांश मृदा है वो अल्फीसोल के अंतर्गत आती है। जिले कौन से हो गए? देखो, जयपुर के ऊपर सीकर है, जयपुर के नीचे है अजमेर, इधर
यहाँ पे दौसा है, यहाँ पे टोंक है, यहाँ पे अलवर है, यहाँ पे भरतपुर है, यहाँ पे भरतपुर है, फिर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये वाला पोर्ट यहाँ पे आ जाता है। तो जितने ये जिले हैं इसके अंतर्गत आते हैं, वो कौन सी मिट्टी है? अल्पी सोल के अंतर्गत आते हैं। अल्पी सोल की प्रोफाइल, अल्पी सोल की प्रोफाइल मध्यम से पूर्ण विकसित तक पाई जाती है। पूर्ण विकसित तक है, पूर्ण विकसित तक पाई जाती है। ठीक है, इसके आगे यदि हम अध्ययन करते हैं तो इन मृदाओं में आर्जलिक संस्तर अवश्य उपस्थित होते हैं। आर्जलिक, आर्जलिक संस्तर इसमें उपस्थित होते हैं जिनमें ऊपरी सतहों की तुलना में मटियारी मिट्टी की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। ऊपरी सतहों की तुलना में, ऊपरी सतहों की तुलना में मटियार मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? मटियार मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। देखिए इस प्रोफाइल, कौन सी प्रोफाइल? अल्पी सोल की जो प्रोफाइल है, मध्यम, मध्यम का मतलब है जो पूर्ण विकसित नहीं है, जो अविकसित है। अविकसित के नीचे यदि हम ऊपर चलते हैं तो उसको मध्यम वाली प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। मान लो यदि कोई अधिक विकसित है तो अधिक का मतलब मान लिया 100 और बिल्कुल न्यून का मतलब क्या मान लिया? 0। तो यदि न्यून से यदि हम ऊपर की ओर चलते हैं तो मध्यम आ गया। तो मध्यम प्रोफाइल से ये मिट्टी के जो संस्तर पाए जाते हैं, परिच्छेदिका पाई जाती है, वो 3 प्रकार की मुख्य रूप से पाई जाती है, ए, ओ और दोनों को मिलाकर। संस्तर ए, संस्तर बी, संस्तर सी और डी, यानी कि मुख्य रूप से ये 3 भागों में पाई जाती है संस्तर, ए बी सी डी। डी होता है मिश्रित रूप जिनमें चट्टानें होती हैं। तो इन संस्तरों में जो मध्य वाले जो संस्तर हैं, जो विकसित रूप से लेकर अत्यधिक विकसित रूप तक ये पाई जाती है। ठीक है, पूर्ण विकसित तक पाई जाती है। आंतरजलिक संस्तर जिनमें से पानी अवश्य नीचे रिस जाए, ऐसे संस्तर ऊपरी सतह की तुलना में मटियार मिट्टी पाई जाती है। अब ये जो मान लो ऊपरी सतह है, जो मटके बनाने वाली जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, उसकी तुलना में तो ऊपर ज्यादा पाई जाती है, तो उसकी तुलना में इस वाले क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, यानी कि बिल्कुल चिकनी मिट्टी, हल्की मिट्टी जिनमें रंध्रों की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, ऐसी मिट्टी मटियार मिट्टी यहां पाई जाती है। कौन से वाले संस्तर में? आंतरजलिक संस्तर में, जो मध्यम से पूर्ण विकसित रूप में पाई जाती है, ये वाली इसके अंतर्गत पाई जाती है। मिट्टी का नाम क्या है? अल्पी सोल के अंतर्गत पाया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं ये किसके किन किन जिलों में पाई जाती है। ये उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान है, इसके अंतर्गत इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जयपुर जो है, जयपुर, अलवर अलवर के बाद में भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक और दौसा। जयपुर के जस्ट नीचे की और बगल के अंदर दौसा है, ये दौसा है इधर। और दौसा के जस्ट बगल में कौन सा जिला है? दौसा के जस्ट बगल में है अलवर। ठीक है, अलवर ऊपर की ओर है हमारे। ठीक, फिर बात करते हैं हम लोग, यदि इस प्रकार यदि हम अध्ययन करते हैं, दौसा और ये अलवर है, और अलवर के जस्ट नीचे ही ये, अलवर के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है? जयपुर है। यहाँ पे जयपुर है, यहाँ पे अलवर है, यहाँ पे दौसा है, यहाँ पे टोंक है, यहाँ पे जस्ट नीचे की ओर टोंक है, यहाँ पे क्या है? अजमेर है, और यहाँ पे क्या है? नागौर है ये, और ये है चूरू। तो ये जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला ये,
और करौली सवाई माधोपुर वाला ये वाला भाग किसके अंतर्गत आता है, ये आता है एल्फी सोल के अंतर्गत आता है। आगे वाली जो मिट्टी होती है एंटी सोल्स, कौन सी मिट्टी होती है, एंटी सोल्स। एंटी सोल जो मृदा होती है एक ऐसा मृदा वर्ग है जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदा का समावेश होता है। इस प्रकार की मृदा में विभिन्न जलवायु में पाई जाने वाली मृदा का विभिन्न जलवायु में पाई जाने वाली मृदा का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु कैसे, जहां पे मान लो जहां पे शीत कटिबंध हो तो वहां पे जलवायु कैसी होगी, बिल्कुल ठंडी। जहां पे उष्ण कटिबंध हो वहां पे गर्मी कैसी होगी, जलवायु कैसी होगी, गर्म जलवायु। और जहां पे सर्दी और गर्मी बराबर हो वहां पे शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। तो यह जो प्रकार की मिट्टी है वो विश्व के समस्त स्थानों पर पाई जाती है, विश्व के समस्त स्थानों पर पाई जाती है। तो यदि विश्व के यदि समस्त स्थानों पर पाई जाती है तो राजस्थान के भी समस्त स्थानों पर इस प्रकार की मृदा कुछ कुछ मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में इस समूह की मृदाएं पाई जाती है। इनका रंग प्राय हल्का पीला भूरा होता है। रंग कैसा होता है, हल्का पीला और भूरा होता है। कहां पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान। एंटीसोल जो जलवायु वाली मिट्टी है, एंटीसोल जो मिट्टी है जो विभिन्न जलवायु में पाई जाने वाली मृदा होती है, जो जिसका रंग हल्का पीला भूरा होता है, जो राजस्थान के किस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब इस वाले क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ जाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, और ये यहां पे है जोधपुर। यह मुख्य रूप से इन जिलों के अंतर्गत पाई जाती है। अब बात करते हैं इंसेप्टिसोल, नंबर 4 पे आती है इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल जो मृदा होती है वो राजस्थान में अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु तक है। अर्ध शुष्क से लेकर शुष्क जलवायु तक नहीं, अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु तक पाई जाती है। तो राजस्थान में जहां पर भी अर्ध शुष्क जलवायु और आर्द्र जलवायु जहां पाई जाती है वहां पर इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। इंसेप्टिसोल मृदा का जो विस्तार है जो अरावली के दक्षिणीवर्ती भाग में पाया जाता है। इंसेप्टी जो सोल है अरावली के दक्षिणवर्ती भाग में और राजस्थान के भी दक्षिणी भाग में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब इसके अंदर जो सिरोही है, ये देखो ये है सिरोही, ये सिरोही, ऊपर है जालोर, फिर है यहाँ पे है पाली, राजसमंद, उदयपुर, और फिर उदयपुर के जस्ट पास में पाया जाता है प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसके अलावा इन क्षेत्रों के समीप जो स्थल हैं, ये जो जयपुर वाला है, दौसा वाला है, इनमें भी इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इंसेप्टिसोल जो मृदा है, इंसेप्टिसोल नंबर 4 पे, इंसेप्टिसोल राजस्थान के उन स्थानों में पाई जाती है जहां पर अर्ध शुष्क और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है, अर्ध शुष्क और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब राजस्थान के वे कौन से स्थान हैं जहां पर आर्द्र एवं अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। देखिए सर 5 मिनट हो, जैसे साथ ही चलेंगे, थोड़ी देर साथ ही चलेंगे। जैसे देखो राजस्थान के वे कौन से स्थान हैं जहां पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है और जहां पे अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। देखिए मैंने पहले बताया था
कि राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है, यदि पश्चिम में जाते हैं तो अरावली के जस्ट पास वाले क्षेत्र में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अर्ध शुष्क जलवायु का मतलब होता है जहां पर बरसात तो होती है और टेम्परेचर भी बहुत तेज गिरता है, बहुत सेंटीग्रेड में गिरता है, ठीक है, लेकिन वर्षा कम होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अर्ध का मतलब है आधी, शुष्क का मतलब है सूखी। तो आधी सूखी कब होगी कि आधे दिनों में वहां पे वनस्पति उगाए बरसात के दिनों में, और फिर कुछ समय बाद में वो टेम्परेचर के द्वारा खत्म हो जाए। तो अर्ध शुष्क प्रकार की यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? ये अरावली के पास वाले क्षेत्रों में, ये वाले क्षेत्र है अरावली के पास वाले क्षेत्रों में। दूसरी है आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में। अब ये जो अरावली का जो ये वाला भाग है, यहां पर राजस्थान की सर्वाधिक बरसात होती है इन वाले क्षेत्रों में। अब यहाँ पे क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे देखो अरावली के पर्वत भी हैं और फिर ये सागरीय जो स्थिति है वहां के ये नजदीक होते हैं। तो राजस्थान का कौन सा वाला भाग अरब सागर या हिंद महासागर के नजदीक वाला भाग है? राजस्थान का नीचे वाला भाग पास में है। तो बरसात सबसे ज्यादा कहाँ होगी? इस वाले क्षेत्र में होगी। और ये वाला भाग जो है थोड़ा समुद्र तल से ऊंचा भी उठा हुआ है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में राजस्थान की जो सबसे ऊंची जो चोटियां हैं, गुरु शिखर है, गुरु शिखर है 1722 मीटर ऊंची, वो भी इस क्षेत्र में स्थित है। और ये क्या है? पठारी भाग है। ये स्वतः ही अपने यह स्वतः ही या यह पठार अपने आप ही ऊंचा उठा हुआ है। तो यहाँ पे बरसात क्या होती है? ज्यादा होती है। और वनस्पति भी यहाँ क्या यहाँ अधिक मात्रा में उगी हुई है। तो ये जलवायु कैसी पाई जाती है? यहाँ पे आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो आर्द्र शुष्क और आर्द्र जलवायु जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहां पे इंसेप्टी सोल से मृदा का निर्माण होता है। और इंसेप्टी सोल जो मृदा है वो राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। देखो यहाँ पे है सिरोही, सिरोही के पास में है जालोर। जहां से अरावली प्रारंभ होती है वो सिरोही जिला है। और सिरोही के जब हम बगल में जाते हैं बाईं ओर तो यहाँ पे है जालोर जिला। यदि जालोर में और सिरोही में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है तो उदयपुर में भी ये स्वाभाविक रूप से पाई जाएगी। और फिर जो नीचे वाला जो पार्ट है कौन सा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ वाला, वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ वाला भाग है, इसमें भी इस किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी? इंसेप्टी सोल वाली मृदा पाई जाएगी। अब बात करते हैं वर्टिसोल की। अब बात करते हैं किसकी? वर्टिसोल की। वर्टिसोल जो मृदा है, वर्टिसोल जो मृदा है उसकी विशेषता है जो मटियारी मिट्टी में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में? मटियारी मिट्टी में। मटियारी मिट्टी में जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो सभी विशेषताएं इस प्रकार की मृदा में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की जो मृदा है वो इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब ये वाला क्षेत्र कौन कौन सा हो गया? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ प्लस डूंगरपुर, बांसवाड़ा भाग, फिर चित्तौड़गढ़ वाला भाग और प्रतापगढ़ वाला भाग। इनमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसोल नामक मिट्टी पाई जाती है। और वर्टिसोल मिट्टी की विशेषता पाई जाती है कि मिट्टी की सतहों में, संस्तरों में मटियारी मिट्टी अधिक पाई जाती है। कहने का मतलब मटियारी मिट्टी क्या होती है? देखो, बरसात होने के बाद में जब मिट्टी में घुले हुए हल्के पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पानी सूख जाने के बाद में जो चिकनाई बच जाती है उसको बोलते हैं मटियार मिट्टी। जो चिकनी होती है, जिसमें से पानी अंदर नहीं जा पाता, जिसके कण बिल्कुल पास पास होते हैं, जिसका आयतन क्या होता है? कम होता है, उसको हम कहते हैं मटियार मिट्टी। जिसमें जिस मिट्टी के सूखने पर बड़े बड़े खंड बन जाते हैं, दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, वो होती है मटियार मिट्टी। जिससे मटके बनाते हैं वो होती है मटियार मिट्टी। जो काले रंग की पाई जाती है या बिल्कुल भूरे रंग की पाई जाती है उसे कहते हैं मटियार मिट्टी। मटियार नाम इसलिए पड़ा है
क्योंकि इसके द्वारा अधिकांश रूप में मटके बनाए जाते हैं। जो कुम्हार होते हैं हमारे, वो मटके इसी मिट्टी से बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मटियार मिट्टी। मटियार मिट्टी का क्षेत्र ज्यादातर कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। राजस्थान का तो भाग है दक्षिणी, लेकिन दिशा कौन सी है? पूर्वी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और दक्षिणी भाग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन से प्रकार की? मटियार प्रकार की। और मटियार मिट्टी को हम क्या कहते हैं? वर्टिसोल मृदा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह टॉपिक हमारा क्लियर होता है। यह मृदा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है। और इसी वाले क्षेत्र में गेहूं की फसलें बोई जाती हैं और कपास की फसलें भी बोई जाती हैं मटियार मिट्टी के अंतर्गत। ठीक, कौन से भाग में? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाले भाग में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिनमें कृषि उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। इस मिट्टी को पढ़ने के बाद में हमारा जो आधुनिक वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वापस हम इसका यदि अध्ययन करते हैं, इसका रिवीजन करते हैं, तो पहली जो मृदा है हमारी एरिडोसोल, जो कहां पे पाई जाती है? अधिकतर शुष्क जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। और शुष्क जलवायु उसे कहते हैं जहां पे अधिकतम टेम्परेचर के साथ में न्यूनतम बरसात हो। शुष्क जलवायु क्या होती है? जहां पे अधिकतम टेम्परेचर के साथ न्यूनतम बरसात हो और जहां पे वनस्पति नगण्य मात्रा में पाई जाए, उसको कहते हैं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र। तो यह अधिकतर यह मृदा कहां पाई जाती है? कि जहां पर न्यूनतम बरसात और अधिकतम टेम्परेचर वाला जो स्थान है राजस्थान का, उस वाले क्षेत्र में, उस क्षेत्र में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, एरिडोसोल्स मृदा पाई जाती है। और इसका जो मृदा उपकरण है वो है आर्थिड। और आर्थिड के भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें कैल्सी आर्थिड और सोलो आर्थिड आदि इस प्रकार के अन्य अंग हैं इसके। तो इस प्रकार की मृदा कहां पाई जाएगी? जहां पर शुष्क जलवायु पाई जाए। और शुष्क जलवायु शब्द का तात्पर्य है जहां पे न्यूनतम वर्षा, अधिकतम तापमान और वनस्पति नगण्य मात्रा में पाई जाए, उसको कहते हैं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र। और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 2 पे आती है अल्फीसोल मृदा। कौन सी मृदा? अल्फीसोल मृदा। अधिकतर यह मृदा मध्यम से पूर्ण विकसित रूप में पाई जाती है। जो मृदा के संस्तर होते हैं ABCD, उनके अंतर्गत यह मृदा मध्यम भाग में पाई जाती है। जो प्रोफाइल होती है मध्यम से पूर्ण विकसित, वह मृदा जिसमें सर्वाधिक पोषक तत्व पाए जाएं और मृदा बनने की जो प्रोसेस है उसकी अंतिम हो जाती है, उसको पूर्ण विकसित मृदा कहते हैं। और जिस मृदा का निर्माण हाल ही के समय में या हो रहा है, उसको बोलते हैं नवीन मृदा। तो मध्यम से लेकर पूर्ण विकसित रूप वाली जो मृदा होती है उसको अल्फीसोल मृदा कहते हैं, जो आंतर्जलिक संस्तर के ऊपर पाई जाती है। आंतर्जलिक संस्तर क्या होता है? मृदा का वह संस्तर है जिसमें से पानी ऊपर से नीचे की ओर चला जाए, यानी कि पानी उसमें से पास हो जाए, उसको हम कहते हैं आंतर्जलिक संस्तर। ऊपरी सतहों की तुलना में मटियार मिट्टी पाई जाती है। ऊपरी सतहों की तुलना में मटियार मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि जो ऊपरी सतह पर जो मटियार मिट्टी नहीं पाई जाती है वो इस संस्तर में नीचे की ओर यह मिट्टी पाई जाती है। मटियार का मतलब जहां पे खोदकर मिट्टी को निकाला जाए, मटियार, मटके बनाने वाली मिट्टी को यदि खोदकर निकाला जाता है किसी स्थान पर, तो वो कौन सी मृदा वाला क्षेत्र होगा? अल्फीसोल वाला मृदा वाला क्षेत्र होगा। और जहां पर मटियार मिट्टी ऊपर से ही प्राप्त हो जाए तो वो मटियार मिट्टी वाला कौन सा होगा? वर्टिसोल होगा। तो मटियार मिट्टी के आधार पर 2 हैं। जिस मिट्टी के नीचे मटियार मिट्टी पाई जाए वो है अल्फीसोल, और जिस मिट्टी के ऊपरी भाग में मिट्टी पाई जाए मटियार, वो है वर्टिसोल। तो समझने का तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे। अल्फीसोल के अंतर्गत जो मध्यवर्ती जो भाग वाली जो मिट्टी होती है, जो मध्यम से विकसित रूप में पाई जाती है, वहां पर मटियार मिट्टी मध्यम संस्तरों में पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा कहां पाई जाती है? लगभग
इन्हीं वाले क्षेत्रों में सबसे जो ज्यादा भाग है राजस्थान में मिट्टी वाला जो अल्पी सोल्स वाला ही है। अब बात करते हैं हम एंटी सोल। एंटी सोल का मतलब होता है यह मृदा है जो सभी प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो शीतोष्ण कटिबंध वाले हों, चाहे वो भूमध्य रेखा वाले हों, चाहे वो कर्क रेखा वाले हों, चाहे वो 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं वाले पॉइंट हो या 90 डिग्री अक्षांश वाले पॉइंटों वाले क्षेत्र में स्थित हो, तो विश्व में जितने भी स्थान हैं, चाहे वो शीत कटिबंध हो, चाहे वो उष्ण कटिबंध हो, चाहे वो शीतोष्ण कटिबंध हो, विश्व के सभी स्थानों पर, सभी कटिबंधों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन सी? एंटी सोल मृदा पाई जाती है। इसका रंग हल्का पीला भूरा होता है। इसका रंग हल्का पीला भूरा होता है और यह अधिकतर राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है ये? राजस्थान के पश्चिमी भाग में। कौन कौन से जिले? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये मुख्य जो 4 जिले हैं उनको हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं? एंटी सोल के अंतर्गत। नंबर 4 पे आती है इंसेप्टी सोल मृदा। राजस्थान के जो क्षेत्र जहां पर है अर्ध शुष्क जलवायु और आर्द्र जलवायु जहां पाई जाती है, वहां पे इंसेप्टी सोल मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? इंसेप्टी सोल मृदा पाई जाती है। अब ये इंसेप्टी सोल मृदा जो अर्ध शुष्क जो जलवायु प्रदेश है वो कहां पाए जाते हैं? अरावली के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर यह क्षेत्र पाया जाता है। कौन सा? अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र, ठीक है, जिसको 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इनको अलग करती है। मान लो ये कोई रेखा है जहां पर कितनी 25 सेंटीमीटर रेखा वर्षा होती है, तो 25 सेंटीमीटर से अरावली के मध्यवर्ती भाग में अर्ध शुष्क प्रदेश पाया जाता है जो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्ध शुष्क का मतलब होता है जहां पर अत्यधिक टेम्परेचर गिरे और कुछ मात्रा में बरसात हो जाए, लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास। ऐसे क्षेत्रों को अर्ध शुष्क जलवायु वाले प्रदेश कहते हैं, जिनमें वनस्पति की कुछ मात्रा विकसित हो जाती है और अधिकांश वर्षा ऋतु के अंतर्गत होती है। अधिकांश वर्षा किसमें होती है? वर्षा ऋतु के अंतर्गत होती है। फिर आता है आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश। राजस्थान के वे क्षेत्र जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हो उनको हम कहते हैं आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश। अब राजस्थान के वे कौन से स्थान हैं? राजस्थान के वे स्थान हैं जो दक्षिण में स्थित हैं, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और इनमें भी मुख्य रूप से आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा और झालावाड़ इसके अंतर्गत आते हैं। तो अर्ध शुष्क जलवायु वाले प्रदेश कहां हैं? अरावली के पश्चिम में नागौर है, पाली है, जालोर है, सिरोही है। ये अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में आते हैं। आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों कहां हैं? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और है यहाँ पे कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है। इसके अंतर्गत क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इंसेप्टी सोल मृदा पाई जाती है। और नंबर 5 पे आती है वर्टिसोल्स। इस प्रकार की मिट्टी की विशेषता मटियार मिट्टी से संबंधित होती है, अर्थात इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वर्टिसोल मृदा वाले क्षेत्र हैं उनमें मटियार मिट्टी पाई जाती है। कहने का तात्पर्य कौन सी मिट्टी? जिन मिट्टी से मटके बनते हैं उनको बोलते हैं मटियार मिट्टी। जिस मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनते हो उसको बोलते हैं मटियार मिट्टी। और मटियार मिट्टी की विशेषता होती है बिल्कुल चिकनी होती है और उसके कण, मिट्टी के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, इनमें रंध्र नहीं होते हैं, पानी को अवशोषण करने की क्षमता कम होती है और इसमें पानी पास नहीं हो पाता। इस प्रकार की मृदा मटियार मिट्टी कहलाती है। और मटियार प्रकार की मिट्टी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर और दौसा में पाई जाती है। इसमें कौन कौन से जिलों में? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर और दौसा में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। समझ में आया? समझ में आया है तो कमेंट जरूर करना।
इसके बाद में हमारा ये टॉपिक है जो कंप्लीट होता है, और इन टॉपिकों को आप लोगों को याद करने की कोशिश करना, ठीक है। अब मिट्टी की क्या क्या समस्याएं, यदि ये मिट्टियों का वर्गीकरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान में पाई जाने वाली जो मिट्टियां हैं उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। भाई मिट्टी की भी तो समस्या होती है, भाई आदमी थोड़ी ना कि आदमी की समस्या होती है, मिट्टी की भी समस्याएं होती हैं। तो उन मिट्टी की समस्याओं को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यदि मान लो किसी मिट्टी का टेस्ट नींबू के समान आ जाए या नमक के समान आ जाए, तो उस मिट्टी का जो है समस्या का क्या है, उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि खनिज लवणों की मात्रा क्या है, ज्यादा है उसमें। तो मिट्टी की समस्याएं देखिए। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, राजस्थान की मिट्टी की समस्याएं, ठीक है। पहली समस्या है लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं। देखिए लवणीय है और क्षारीय मृदाएं। देखिए लवणीय और क्षारीय मृदाएं क्या होती हैं। जिस मिट्टी में लवणों की मात्रा अधिक हो उसको बोलते हैं लवणीय, और लवणीय में प्रमुख रूप से होता है नमक, और नमक जब मिल जाता है तो यह खारी मृदा बन जाती है। और क्षारीय जब इनमें मिल जाते हैं, जैसे क्षारीय होते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कार्बोनेट और सल्फेट, ये जितने भी तत्व हैं, सल्फेट मान लो, कार्बोनेट मान लो, यदि ये तत्व इनमें मिल जाते हैं और मिट्टी का यदि स्वाद तीखा हो जाए तो उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा। और ये है अम्लीय मृदा या लवणीय मृदा कहते हैं। इस प्रकार की जो मृदाएं हैं उनका यदि हम उपयोग करना चाहें, इनमें सुधार करना चाहें, तो इस प्रकार की जो मृदाएं हैं वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं, जहां पे खारे पानी की झीलें ज्यादा विकसित होती हैं। तो इस प्रकार की जो मृदा है मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती हैं। देखिए इसके सुधारने के उपाय हैं। देखिए मिट्टी के उपाय, उर्वरक बनाने के उपाय या लवणीय और क्षारीय मृदा को सुधारने के उपाय, भूमि को सुधारने के उपाय। पहला है यदि कोई मृदा अनुपजाऊ हो, उपजाऊ नहीं हो, तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं। जब हम बाजरा, गेहूं, जौ आदि फसलों का यदि उत्पादन करते हैं और पहले वाली फसल में यदि उत्पादन कम होता है तो हम उसमें गोबर खाद का उपयोग करते हैं। किस खाद का? गोबर खाद का उपयोग करते हैं। ठीक, यदि गोबर खाद से भी यदि कोई जमीन उर्वरक नहीं होती है तो हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं। अब जैविक खाद के अंतर्गत हमारा गोबर खाद भी आ जाता है और हरा खाद भी उपयोग में आ जाता है। हरा खाद का मतलब होता है कि विभिन्न फसलों के कोई भी जो फसल है उसको खेत के अंदर ही यदि पटवा दें तो वो साल भर बाद में उसका उपजाऊपन बढ़ जाता है,
और गोबर खाद का मतलब होता है यदि किसी भूमि की उर्वरक क्षमता को हमें बढ़ानी है तो उसमें जैविक तत्वों की मात्रा या ह्यूमस की मात्रा हमें बढ़ानी पड़ती है, जिससे वो भूमि उर्वरक बन जाती है। अब यदि उस जमीन में यदि नमक की मात्रा ज्यादा है या क्षारीय तत्वों की मात्रा अधिक है, लवणीय तत्वों की मात्रा अधिक है, तो भी हम उसमें गोबर खाद का उपयोग करते हैं। फिर भी यदि उपाय नहीं होता है तो उसमें हम जिप्सम का उपयोग करते हैं। किसका? जिप्सम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम जो पदार्थ होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकालते हैं उसका हम उपयोग करते हैं। तीसरा इसका जो उपाय है वो है फसलों का चक्रीकरण किया जाए। फसलों का चक्रीकरण किया जाए। चक्रीकरण, अब ये चक्रीकरण का मतलब क्या होता है? एक फसल बो देने के बाद में उस फसल को 2, 3, 4 साल बाद में बोए। जैसे मान लो किसी खेत में हमने क्या बो दिए? गेहूं बो दिए, ठीक है। अब गेहूं मान लो 2021 में बोए हैं, 21 में, तो 2020 में 22 में हम गेहूं नहीं बोएंगे, 2023 में गेहूं नहीं बोएंगे, 2024 में जाकर गेहूं हम बोएंगे। तो गेहूं की जगह हमने क्या बो दिए? फिर बाद में जौ बो दिए, फिर बाद में क्या बो दिया? सरसों बो दी, फिर बाद में क्या बो दिया? चना बो दिया, फिर बाद में क्या बो दिया? वापस गेहूं। यदि इस प्रकार फसलों का चक्रीकरण किया जाए तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। और यदि हम एक ही प्रकार की यदि फसलों का उत्पादन करते हैं तो उस फसल से संबंधित जो पोषक तत्व होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनकी मात्रा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिससे उत्पादन कम होने लग जाता है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए फसलों का क्या किया जाना चाहिए? चक्रीकरण किया जाना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है वो है कि भूमि को बार बार उपयोग में लेने के बाद में 1 साल 2 साल या 6 महीने उसको खाली छोड़ दिया जाना चाहिए। क्या छोड़ दिया जाना चाहिए? खाली छोड़ दिया जाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं परती रखना। भूमि का परती रखना। परती रखने का मतलब क्या होता है? यदि किसी भूमि में हम उत्पादन ही नहीं करेंगे तो उसमें जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा उसमें क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और फिर बाद में इस प्रतिभूमि को खाली रखने के बाद में 2 साल 3 साल रखने के बाद में इसमें पोषक तत्व अपने आप ही बढ़ जाएंगे। तो इसमें यदि बाद में यदि हम फसल बोएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ये जो हमारी मृदा की जो समस्याएं हैं लवणीय और क्षारीय, इसका जो उपाय है वो इन 4 तरीकों से किया जा सकता है। जो राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं वो मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं। इन समस्याओं का हम एक एक करके अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। पॉइंट डालता हूं मैं। राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनकी जो समस्याएं हैं, इनसे भी गंभीर जो समस्याएं हैं वो इस प्रकार हैं, ठीक है। पहले जो नंबर की जो समस्या है वो मिट्टी का जो खारापन है उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। नंबर 1, भूमि की उर्वरा शक्ति का निरंतर कम होना। भूमि की उर्वरा शक्ति का कम होना, नंबर 1। नंबर 2, जलाधिक्य की समस्या होना। जलाधिक्य की समस्या होना। नंबर 3, खरपतवार की समस्या। नंबर 4, मरुस्थलीय प्रसार। और नंबर 5, सैम की समस्या।
या जलाधिक्य की। ठीक है, ये जो 5 पॉइंट है, ये मुख्य रूप से तो 4 ही पॉइंट है, लेकिन हमने इसको जो 5वां पॉइंट है उसको हमने जो पॉइंट नंबर 2 है इससे थोड़ा सा अलग माना है। तो पॉइंट नंबर 4 ही है हमारे मुख्य रूप से। देखिए, हम पहली बात करते हैं, भूमि की उर्वरक शक्ति का कम होना। भूमि की उर्वरक शक्ति कब होती है, कम कब होती है, जब उस मिट्टी में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं उनमें यदि कमी अपने आप ही आ जाए तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। यदि किसी मिट्टी में एक से अधिक बार एक ही प्रकार की फसलें यदि हम बोते हैं और उनको हम चेंज नहीं करते हैं तो इस प्रकार की मिट्टियों में उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। नंबर 2, जलाधिक्य की समस्या। राजस्थान के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें दलदली क्षेत्र बन गए हैं। अब दलदली क्षेत्र कब बनते हैं, जहां पर पानी भरा हुआ रहे। हमेशा यदि पानी भरा हुआ रहता है तो वहां पर कीचड़ का निर्माण हो जाता है, और जहां पे कीचड़ का निर्माण होता है वहां पे जलाधिक्य की समस्या हो जाती है। अब ये कहां पाया जाता है, नहरी क्षेत्र में। नहरी क्षेत्र में, जहां पर जिन क्षेत्रों में नहरों की व्यवस्था की जाती है सिंचाई के लिए, तो नहरों के जो किनारे वाले जो स्थान है वहां पर जलाधिक्य की समस्या पाई जाती है। वहां पर पानी ऊपर ही पाया जाता है, जिससे वहां पे दलदल का निर्माण हो जाता है। इसलिए वहां पे समस्या क्या है, जल की अधिकता की समस्या हो जाती है। ठीक। नंबर 3, खरपतवार की समस्या। किसी भी फसल के साथ कोई अनावश्यक पेड़ पौधे या घास उग आती है, उसको हम कहते हैं खरपतवार। और यदि ज्यादा हो गई, हमारे कंट्रोल में नहीं आती है, तो उसको बोलते हैं खरपतवार की समस्या। यदि हमने बाजरा बोया किसी खेत में, बाजरे के अलावा और कोई पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे अधिक उग आते हैं, तो वो समस्या क्या हो जाती है, हमारे लिए सरदर्दी हो जाती है कि बोया क्या था, बाजरा, और उगाया ये। तो ये वो क्या कहलाती है, फसल से अलावा जो पौधे उगाते हैं उनको कहते हैं खरपतवार की समस्या। तो राजस्थान की मिट्टियों में इस प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। ठीक है। नंबर 4, मरुस्थलीय प्रसार। यदि किसी क्षेत्र में टेम्परेचर अधिक, वर्षा न्यूनतम, वनस्पति नगण्य रूप में पाई जाती है, तो वहां पे मरुस्थल का प्रसार होता है। अब मरुस्थल का प्रसार वहां पे तेज चलने वाली हवाएं और वहां पर बहने वाले जल के द्वारा होती है। लेकिन राजस्थान में जो समस्या है वो तेज चलने वाली हवाओं के कारण है। देखिए, जो मरुस्थल है, अब ये मरुस्थल कहां पे है, पश्चिमी राजस्थान में। देखो मैं लिख देता हूं, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत ये मरुस्थल पाया जाता है। अब यदि मान लो हवाएं इधर से, पश्चिम से इधर चले, तो अरावली पर्वतमाला के ऊपर से ये आकर इस वाले क्षेत्र में क्या कर देंगी, मरुस्थल का विस्तार करेंगी। तो क्या हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर मरुस्थल का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। इसे ही क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण का प्रसार। सीमित मात्रा में पाए जाने वाला जो मरुस्थल है, यदि उसका विस्तार वहां पे पाए जाने वाले भौतिक कारकों जैसे वर्षा या बहता हुआ जल या चलने वाली हवाएं, तेज गति से चलने वाली हवाओं, या वहां पर निवास करने वाले मानव के द्वारा यदि वो मरुस्थल एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि स्थानांतरित हो रहा है, तो वो समस्या क्या है, मरुस्थलीय प्रसार की। और मरुस्थलीय समस्या राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर जो प्रसार हो रहा है वो यही समस्या है। अब ये स्वयं की समस्या क्या है, देखो राजस्थान का जो धरातलीय स्वरूप है, भौतिक संरचना है, चट्टानीय संरचना है, उसमें नीचे लगभग 10 या 15 मीटर नीचे जिप्सम की परत पाई जाती है या कठोर चट्टानी परत पाई जाती है। तो मान लो ये हमारी क्या है, धरातलीय सतह है। ये क्या है, धरातलीय सतह है। यदि इस धरातलीय सतह में
इस धरातलीय सतह में यदि पानी की मात्रा अधिक हो जाए या वर्षा का पानी अधिक आ जाए, ये क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, तो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के नीचे परत पाई जाती है किसके, जिप्सम की। अपरत जिप्सम की भी हो सकती है, अभ्रक की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है वो परत, यानी कठोर चट्टानी भाग पाया जाता है। तो बरसात का पानी है वो इसमें कहां तक रिसेगा, इस कठोर चट्टान तक ही रिसेगा। अब इस कठोर चट्टान पर ये जाकर पानी केशवाकर्षण यानी केशवकत्व जो क्रिया पाई जाती है, जो नीचे से ऊपर की ओर पाई जाती है, केशिकात्व जो क्रिया पाई जाती है, ये केशिकात्व जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, जब पानी नीचे जाकर यहाँ पे भर जाता है और धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर पानी जब नीचे से भर जाता है तो ये ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है। अभी इसे पानी में जब ये पानी नीचे भरा हुआ होता है तब तो सेम की समस्या होती नहीं है, और जब ये पानी नीचे का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ ये ऊपर आ जाए, ठीक है, बढ़ता हुआ यदि ऊपर आ रहा है तो उस पानी में इस मिट्टी में पाई जाने वाली जो भी खनिज तत्व है, नमक के तत्व हैं, वो घुलकर ऊपर आ जाते हैं। तो जब यहाँ का जो पानी सूखता है वहां पर ये परतें ऐसी पाई जाती हैं, सूखी परतें पाई जाती है, नमक की परतें पाई जाती है, खनिज लवणों की परतें पाई जाती है, जो बिल्कुल सफेद पाई जाती है। इस प्रकार की कौन सी समस्या है, सैम की समस्या है, नमकीन भूमि का निर्माण हो जाता है। यदि ऐसी समस्या यदि नैरीय क्षेत्र में पाई जाती है तो ये क्या कहलाती है, जलाधिक्य की समस्याएं कहलाती हैं। किस कारण उत्पन्न हो रही है, निचला चट्टानी भाग स्थित होने के कारण पानी रिस नहीं पाता और केशिकात्व क्रिया के कारण पानी में खनिज लवण घुल जाते हैं और खनिज लवण घुलकर ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। फिर गर्मियों के अंदर जब सूर्य की किरणें तेज गिरती हैं तो ये जो पानी होता है वो तो क्या वाष्पीकरण बन के उठ जाता है, और वाष्पीकरण बन जाने के कारण ये क्या बचा, खनिज पदार्थ बच गए, उनकी जो सफेद पपड़ी है वो ऊपर जमा रह जाती है। ये सफेद पपड़ी को ही क्या कहते हैं, क्षेम की समस्या कहते हैं, क्षेम की समस्या। जब दलदलिया भाग हो जाता है तो उसको बोलते हैं जलाधिक्य की समस्या, पानी पानी भरा रहता है। और यदि पानी सूख जाता है और पानी के सूख जाने के बाद वहां पे सफेद पपड़ी जम जाती है, नमकीन पपड़ी, तो उसको कहते हैं क्षेम की समस्या। इस प्रकार ये हमारी जो मिट्टी की जो समस्याएं हैं वो कंप्लीट होती हैं। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर क्लियर होता है। यदि आपको समझ में आया है तो कोशिश करना और समझने की, नहीं समझ में आया तो हमारे से पूछना, और यदि आपको यदि अच्छा लगता है तो उस पर कमेंट जरूर कर देना, ठीक है।